अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ अम्मार यासिर। नाज़रीन, आज एहतसाब अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस जो दो उनके ख़िलाफ़ चल रहे थे उनमें अपना फ़ैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत ये फ़ैसला 24 दिसंबर को सुनाएगी। मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से अदालत से ये दरख्वास्त की गई थी कि 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी जाए, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एहतसाब अदालत को ये हिदायत की गई थी कि रेफरेंसेस का फ़ैसला 24 दिसंबर तक सुना दिया जाए, तो इसलिए इसी बुनियाद पर गालिबन अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत क्या फ़ैसला करेगी ये तो अदालत को ही पता है, पीर के रोज़ ही ये बात सामने आएगी। लेकिन आज मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें शिकवे बहुत थे और उन्होंने इस उम्मीद का तो इजहार किया कि अदालत उनके साथ इंसाफ करेगी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी तरफ से की गई जो उनके ज़माने में कितनी दफ़ा वो बरसर इक़्तिदार रहे, पंजाब में वज़ीर आला रहे, वज़ारत उज़्मा पे 3 दफ़ा वो फायज़ रहे, उस हवाले से भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। पहले वो गुफ्तगू सुन लेते हैं जो उन्होंने की है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके नज़र में जो फ़ैसला आने वाला है वो क्या है। तो वो पहले गुफ्तगू चला दें, फिर हम अपने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। वो ज़रा चलाइएगा नवाज शरीफ वाला। जो मौजूदा केस है 18वीं पेशी इसमें आज थी मेरी, और इससे पहले जो केस था उसमें 87 पेशियां हम भुगत चुके हैं, जिसमें मुझे और मरियम को जो सज़ा सुनाई गई थी, तो ये मिला के 165 पेशियां बनती हैं जो मैंने भुगती हैं और मेरे साथ फिर मरियम ने भी उस पहली कोर्ट में भुगती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक तकलीफ़देह अमर होता है, मेरे लिए बहुत तकलीफ़ की बात होती है कि मैं इस वक्त 35 साल से ज़्यादा मुझे आवाम की खिदमत करते हुए हो चुके हैं, और मैं 2 दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला रहा, 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत दयानतदारी के साथ जो है वो खलूस के साथ और नीति के साथ अपने सूबे की भी खिदमत की, अपने मुल्क की भी खिदमत की, और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की भी खिदमत की। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं जो इसके जो अदालत के अंदर मामला मौजूद है। वो तो ऑब्वियसली अदालत जब फैसला करेगी तो उसके बाद उस पर बात करेंगे, लेकिन इसके सियासी रिप्रिकॉशंस क्या होंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या कहना चाह रहे थे। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि अदालत ने तो अपना फैसला महफूज कर लिया, पीर को अदालत फैसला सुना भी देगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनकी तरफ से जो बातें बताई गई, जो गुफ्तगू की गई, आप क्या कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को नजर आ रहा है कि उनके जो फैसला होने वाला है वो क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल, और वो यही है कि पिछले 2 साल से साहब ने भी कहा है कि आज कागजात मजीद करना चाह रहे हैं। हारिस साहब का पहले 2 साल करते थे, तो दौरान आप लोग के जो कतरी लेटर था उसमें भी दस्तबरदार हो गए, इसको भी इन्होंने किया, कोई इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया, कोई पे डिफेंस नहीं आए। मुझे आप ये ऐसी सूरत हाल में मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये बरी हो जाएगी। ना इन्होंने कुछ मनी पेश किया, ना इन्होंने कोई लड़ाई की बात की, और उस लड़ाई की जो डिटेल्स, पैसा कैसे यहाँ से बाहर आया तो है, लेकिन पैसा गया कैसे है, तो ये खाली को और कब ये जायदादें अली 12 मिलियन दिरहम सारे देखे। मैं हैरान हूँ कि आज 2 साल के बाद भी नवाज शरीफ साहब मेंटली उसकी पोजीशन में खड़े हैं। जी मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमने तो कोई गलत काम, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं है इसके। तो आप ये हर चीज में वो डिनाइल मोड में चले गए, और ये भी देखा कि जब भी उनसे कोई सवाल पूछेंगे मुझे अपने वालिद साहब की बात करते हैं, अपने बेटों की बात करते हैं, दोनों मशहूर है और जिनका पाकिस्तान आना बिल्कुल वो कभी सीआईटी में तो अपनी वो मुल्क से फरार हो गए, और वो यहाँ पे उन्हीं के ऊपर सारा डाल दिया जाता। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने ये बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया रहा है। उन्होंने कोऑपरेट किया है,
अब फिर अपनी डिफेंस भी आए हैं। आप मुझे बताएंगे इस तरह की सूरत हाल हो तो कैसे कोई कह सकता है कि जनाब बाइज्जत तौर पर बरी हो जाएगी? तो मुझे तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत लकी होंगे अगर वाकई में जज साहब इनको एक में या दोनों में बरी कर देते। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ये गिनवा रहे थे कि उन्होंने 175 के करीब उन्होंने बताया कि पेशियां वो भुगत चुके हैं और वो अदालत में हाजिर हुए हैं, तो वो शायद इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं, इसकी वजह से कुछ जो भी वो गेन कर सकें इस वक्त? इसका चले मानते क्रेडिट देते, उन्होंने अपना बड़ी पेशेंस के साथ वो आए हैं और चले मिलता है। आपको सबसे फायदा खुद तो साहयात ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया हुआ है। उनकी जो पिटीशन है न्याय ने उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील की है, वो भी मेरा ख्याल आज तक उसकी भी हेयरिंग हो जानी चाहिए। ये दो एक में भी उनको मिसाल के तौर पे उनको कन्विक्शन हो जाती है तो ही गोज बैक टू जेल। तो मुझे आप बताएं कि कौन सा सियासी फायदा? मैं तो समझता हूँ उनकी जो पोलिटिकल पार्टी है वो नेगेटिव जो है वो अपना फायदा देख रहे हैं। दे वांट टू राइट उनका जो मामला वो सारे बेनिफिशरीज हैं, जो कुछ टॉप लोग हैं जो इनके साथ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये लोग उनका सिलसिला जो है वो चलता रहे किसी न किसी तरीके से। हालांकि अगर पुलिस हो वो इनको एडवाइस करते कि मियां साहब आपकी अपनी फैमिली पे जो 2 साल से बुरा वक्त आया हुआ है, इसका हल यही है कि आप अगर जेल से बचे, ये वक्त आपका नहीं उम्र नहीं कि आप जेल जाके बैठ जाए। आप हो, आपकी बेटी हो या आपके दामाद, तो चले ऊपर तो टाइम भी 5-6 महीने था, लेकिन यह कि शरीफ साहब उनको एडवाइस करें, उनके मुख्य जो साथी है पोलिटिकल साथी, कि आप 3 बार गेन करें, आप जितना जो पैसा है आप वो रेफर को वापस करें ताकि आपकी मुकम्मल फ्रीडम फ्रॉम एनी फ्यूचर गोइंग टू जेल। लेकिन वो भी नहीं हो रहा, मामला लटका रहे, इसमें मुझे नहीं पता सियासी फायदा क्या है। नहीं ब्रिगेडियर साहब, बात ये है कि आप ये फरमा रहे हैं कि उनके जो सियासी साथी हैं वो उनको ये मशवरा दें कि वो पैसे जो है वो वापस लाके जमा करा दें। उस सूरत में तो वो इसका मतलब तो ये होगा कि वो इकबाल जुर्म कर रहे हैं और वो ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने पैसा बाहर भेजा है, लेकिन वो तो अभी तक स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो तो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। देखिए इस किस्म की बातें मुशर्रफ के दौर में वो मिलिट्री रूल था, लेकिन अभी जब एक जमहूरी दौर है, रूल है, 3 इलेक्शन पाकिस्तान में हो चुके हैं, नैब जो है वो बिल्कुल मुतहरिक है, अदलिया जो है वो एहतिसाब के प्रोसेस को लीड कर रही है, बाकी इदारे जो है FIA, SPR और ये SCCP, ये सारे जो सरकारी इदारे हैं ये बिल्कुल अपने ये भी मुतहरिक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा और कि ये कैसे कह रहे हैं इनको विक्टिमाइज किया जा रहा। उस दौर में आप कह सकते थे जब मिलिट्री रूल था, अब तो कोई इनकी आर्गुमेंट बाई नहीं करते। वो तो लोग तो ये कहेंगे कि ये तो अपनी दौलत को बचाना चाहते हैं, ये दौलत तो दी है, तो ठीक है। फिर अगर ये समझते हैं कि ये दौलत वापस नहीं करेंगे और जो एक इम्पोर्टेंट वेल्थ है, तो रियासत जो है, तो रियासत तो अपना अब कानून के जरिए वो रास्ता तो वो बनाएगी, लॉ विल टेक इट टू कोर्ट। तो फिर ठीक है, जाए बैठे, जो भी का मामला है जेल को बर्दाश्त करे, फिर वहां पर ये ना कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, अल्लाह माफ करे, इस हॉस्पिटल में कभी उनको तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही इनके लिए है एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, ये 3 बार गेन करे। सियासत से तो वैसे ही फैमिली आउट हो चुकी है, मुझे नहीं नजर आ रहा वो समझते हैं कि शायद वजीर नवाज और ये डील हो जाएगी। और डील नवाज अपना इमरान खान ने डील करनी है, डीजी लाहौर के साथ डील करेंगे, क्या फौज के साथ डील करेगी, वो डील करने का दौर खत्म हो गया। जनरल मुशर्रफ थे, अब वो पार्टी खत्म हो गई। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि अब अभी तक जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये क्लेम था कि
उन्होंने कोई रेफरेंस दायर नहीं किया किसी भी बदउनवानी पर। ये पुराने केसेस हैं उनकी हुकूमत आने से पहले, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी बात की है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है या पीटीआई जो है वो एक रेफरेंस दायर करेगी, और जो अमेरिका में उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है कि उनका कोई अपार्टमेंट है जो अनडिक्लेयर्ड है, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो अब फिर मामला तो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब ही होते हुए नज़र आ रहे हैं सियासी महाज पर, क्योंकि दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, दोनों के सरबराहों के खिलाफ अगर इस तरह होगा तो रिएक्शन तो आएगा, और पीपल्स पार्टी तो गालिबन तैयार बैठी हुई रिएक्शन देने के लिए। देखिए जी, ये हमारी सोच गलत है। जब लोग गलत काम करते हैं, अपना मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अपने असासन को छुपाते हैं, गॉटन वेल्थ एक्वायर करते हैं और गलत एफिडेविट दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन में, क्या आप ये बताएंगे इसमें क्या तो वो एलिमेंट वो लेके आएंगे? जनाब जमहूरियत खतरे में, जनाब सिंह को हंगामा करा देंगे। हाँ, वो देखना तो ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स लोगों की होती है, क्योंकि ये बेबी पार्ट ऑफ द माफिया। अगर आप सिंध की बात कर रहे हैं तो जरदारी ग्रुप और ये ओबी ग्रुप, ये तो माफिया रूलिंग सिंध फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। सिंध को उन्होंने बिल्कुल होस्टेज रखा हुआ, गिरफ्तार रखा हुआ है। और अभी भी देख ले 2018 में 500 बच्चे जो है उनकी थर्ड उनकी बात हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वहां पर जाना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मामला के लिए एक रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हाजी साहब, उनको चेयरमैन वाटर कमीशन लगाया जाता है। कल को मेरा ख्याल है कुछ चेयरमैन लगा देंगे अपना ये जो मुतासरीन है इंक्रोचमेंट ड्राइव कराची में उनकी बहाली के लिए, क्योंकि ये लोग तो इनका तो मकसद ही नाअहल और नालायक लोग हैं। ये 10 साल क्या इन्होंने किया? इन्होंने सिंध को 18वीं तरमीम एनएफसी अवार्ड के बाद जो अरबों खरबों रुपए मिले हैं वो बेजती से लोगों ने किए, उनको स्क्वांडर किया, उनको प्लंडर किया। नारकाला डेवलपमेंट पैकेज का मैं भी कह रहा हूँ, मीडिया भी कह रहा, सिंध हाई कोर्ट में देख ले, वहां पर वो केसेस चल रहे हैं, शकील मेमन को देख रहे हैं। अब ये क्या खबर आ रही है? सिंध के सिटिंग चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, उनका क्या नाम आ रहा है जीआईसी में? ये तो कल पता लग जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में कल जीआईसी की रिपोर्ट आएगी तो क्या मुल्क में हंगामा होगा। लोगों को पता लग जाएगा कि सरकारी खजाना और कैसे गरीब लोगों का पैसा जो है टैक्स पर मनी तो कैसे लूटा गया और खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई आउट ऑफ पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जायदादें बनाई थी। तो मुझे ये बताएं कौन सी इसमें सियासत है? सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, थोड़ी बहुत ये हंगामा राइज करने की कोशिश करेंगे सिंध में, अगर जरदारी साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है और फरियाल साहब को मुराद अली शाह लोग, तो वहां पे यस सियासी हलचल तो होगी, लेकिन मेरा ख्याल है ये रियासत इज ऑल पावरफुल, वो दौर खत्म हो गया जबकि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। जो आने वाली सियासी सूरत है वो यकीनी तौर पर मौसम सर्द है, लेकिन सियासी पारा जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी गालिबन ये फैसला कर लिया गया है, आज उनकी इजलास भी हुआ, उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ़्तार किया गया तो सख्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, टफ़ टाइम देंगे। पार्लिमानी सतह पर भी और दीगर जमातों के साथ मिल के कुछ तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं। मौजूदा सूरत हाल में जब हुकूमत एक मुश्किल विकेट पे खेल रही है, ऐसी सियासी सूरत हाल को वो कब तक और कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएगी, इस हवाले से हम आगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइज़ा हमीद साहिबा। उनसे बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून का क्या इरादा है, आगे आने वाले दिनों में क्या सियासी हिकमत अमली तय की जा रही है। माइज़ा हमीद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम ये बताइएगा कि अब एक रेफरेंस का फैसला आने वाला है, फैसला तो क्या आएगा ये अदालत को ही पता है और जाहिर सी बात है कि इस अदालत में हम उस पर ज़्यादा गुफ्तगू कर नहीं सकेंगे, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि मुस्तकिल हमें खामोशी नज़र आ रही है। जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बरखिलाफ हमें बिल्कुल खामोशी नज़र आ रही है मुस्लिम लीग के नून के कैंप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जो
पीटीआई के लोग हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं, जिस तरह उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या आप उनके रेलवे मिनिस्टर को देख लें, तो जिस तरह की वो पेशगोइयां कर रहे हैं उस तरह तो लगता है जैसे कि उनको पहले ही पता है कि क्या डिसीजन आनी है। तो वही आपको बता सकते हैं कि शायद वही हम आपको बता दें कि पीएमएलएन का क्या लाएमल होना चाहिए आगे। दूसरी बात ये है कि देखिए खामोशी तो आज नहीं थी, आज मियां साहब ने खुल के बात की है, तो उससे समझ जाना चाहिए आपको कि किस किस्म की डिसीजन आएगी और क्या मतलब उस पर रद्द अमल होगा। देखिए अवाम तो एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के साथ है और जो है वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने आज ये बड़ा क्लियरली कहा कि जो इंसान बड़ा सिंसियरली काम करता है, डिलीवर करता है, क्या उसको यही सजाएं मिलती हैं, तो फिर मतलब पाकिस्तान का क्या हाल होगा या पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है। अच्छा मायजा अबीद साहब, थोड़ा सा माजी में आपको ले जाऊंगा। बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी मिला है, ऐसी बात नहीं है कि रिलीफ नहीं मिला। जब सन 2000 में उनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और फिर प्रेसिडेंशियल उस पर वो चले गए थे मुल्क से बाहर, तो उस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई थी। 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए और उन्होंने आके उस फैसले के खिलाफ अपील की, तो उनको आउट ऑफ द वे जाके फेवर दिया गया, जबकि उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था अपील का, और उनकी अपील सुनी गई, उनकी बात सुनी गई और उनको फिर उस सज़ा से बरी कर दिया गया था, उस फैसले को कलअदम करार दिया गया था। तो एक वक्त वो भी तो था जब सब लोग साथ देते थे, और आज एक वक्त है कि आपके खिलाफ चल रही है सारी बातें। देखिए ऑनरेबल, ये मामला जो है ये पहले तो एक डिक्टेटरशिप का था, और जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई जो जिसको कहते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसको आप कहेंगे कि हम ही इसके लॉज को चेंज कर सकते थे और हमने नहीं किए, वो बेसिकली उसका एम था कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए उन पार्टीज को जो पब्लिक मैंडेट लेके आई हैं और जो आवाज उठा सकती हैं नेशनल असेंबली में या ऐसे फोरम्स पे। तो कोई इदारा जब विक्टिमाइजेशन पे आ जाए, और विक्टिमाइजेशन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम ना कहते विक्टिमाइजेशन अगर नैब के चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान साहब से ना मिलते, या नैब ये पेशगोइयां ना होती कि हमें सजा होने वाली है, और यहाँ फिर जो है ये जो अनहोली अलायंस है उसमें जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब जो फॉर्मर हैं उनको जो है जेल में रखा जा रहा है विदाउट एनी प्रूफ। अभी कोई चीज जो है वो साबित नहीं हुई। उसके बाद अभी जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दिए जा रहे ख्वाजा साद रफीक के, हालांकि उनके खिलाफ भी कोई जो है अभी सामने जो उनके ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं लगा। तो जो बेसिक राइट्स बनते हैं पार्लियामेंटेरियंस के, अगर उनको भी मजबूर किया जा रहा है, उनको भी खत्म किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है अलीमा खान साहिबा हैं, उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, और दूसरा वो जुल्फी बुखारी साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, ये सारे इनके सबके केसेस हैं, इनको नहीं बुलाया जा रहा नैब कोर्ट की तरफ से, इनको नहीं जेल में डाला जा रहा, चाहे सबूत अभी प्रूव ना हुए हों। तो मुझे ये बताएं कि किस तरफ जो है ये नैब जो है किस तरफ जो है वो हीटर है उनका, किस तरफ उनकी हीट है, बाकी तरफ जो है हुकूमती जो बेंचेस हैं उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो साफ नजर आ रहा है कि जी विक्टिमाइजेशन जो है पीक पे है। आप पीपल्स पार्टी को देख ले, पीएमएलएन को देख लो, ये जमहूरी पार्टीज हैं। बाकी तो मैं समझती हूँ कि एक इमरान खान साहब है जिनको सिलेक्ट करके लेके आया गया है पार्लियामेंट में। चले एक वक्त ये तो आ गया कि अब आप लोग पीपल्स पार्टी वालों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और एक दूसरे की तारीफें भी आप लोग करते हैं, वरना वो दौर भी था जब एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, सियासी तौर पे एक दूसरे के खून के प्यासे होते थी दोनों जमातें। लेकिन आप लोगों ने माजी से सबक सीखा, अच्छी बात है। मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या नून लीग एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी, और अगर करेगी तो कौन लोग होंगे? क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, हिरासत में हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब भी हिरासत में हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट भी खामोश है, तो कोई एक्टिविटी इस किस्म की नज़र नहीं आ रही। तो क्या मामला क्या है, क्यों एकदम से खामोशी है? और जो चेहरे जो अच्छे वक्त के साथी थे मुस्लिम लीग नून के, जो हमें आपके दौरे इक़्तिदार में हमें टीवी पे भी नज़र आते थे,
वो अब हमें नजर नहीं आते। वो लोग जो हमेशा बुरे वक्त में साथ देते हैं, आप हो गई या दीगर लोग हो गए, वो फिर से अब सामने आ गए। जो अच्छे वक्त के साथी थे वो फिर से गायब है। देखिए, पहला सवाल तो जो आपका है कि पीपल्स पार्टी का और हमारा जो है, हम एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। बात ये है कि जमहूरी पसंद पार्टीज अगर हम हिस्ट्री में देखें तो यही दो पार्टीज हैं, और 1980 से या 1980 से पहले की जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पॉलिटिकल मैंडेट लेके आई हैं और जो डिक्टेटर के खिलाफ खड़ी हुई हैं, चाहे वो बेनजीर साहिबा हो जाए या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो जाए, और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सजाएं काटी हैं, जिलावतनी भी काटी है। तो मैं ये समझती हूँ कि और जो है, जो हम लोग का गठजोड़ जो बार बार कहते हैं वो इसलिए है, और बार बार हम ये भी बार बार रिमाइंड कराते हैं कि जो इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े हो, तो उस इलेक्शन पे अगर सारी पार्टीज को रिजर्वेशन होगी तो ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको डैमेज हुआ है वो इकट्ठी होके एक आवाज में एहतजाज तो करेंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको सस्पिशियस तरीके से नहीं देखना चाहिए। बड़ा क्लियरली कहा गया हमने भी कि जमहूरियत को जहाँ पे जो है कभी कहीं भी खतरा होगा वहां पे पीपल्स पार्टी PMLN खड़ी होंगी। दूसरी जो बात आपने की कि जो है जो खामोशी है, देखें कोर्ट का ऑर्डर आना है, हम रिस्पेक्ट करते हैं जुडिशरी को, तो हम लोग अभी क्या सराहियां नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि जो है एहतजाज है या जो एहतजाज करना है वो हम लोग रोज हमेशा करते हैं जब चीफ मिनिस्टर को लाया जाता है नैब कोर्ट में और उनकी रिमांड की ली जाती है अनफेयरली, तो एहतजाज तो जारी है छोटे मोटे। लेकिन ये है कि देखिए जो बड़ा एहतजाज है, जो अगर फैसला जो है खुदा न खास्ता जो है वो अगेंस्ट आ जाता है, तो वो बड़ा एहतजाज जो है ऑब्वियसली सीनियर लीडरशिप है हमारी, एहसन इकबाल साहब हैं, दीगर रहनुमा हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं खाकान अब्बासी साहब हैं, ये सब सीनियर लोग हैं। इनके साथ बैठ के ऑब्वियसली मुशावरत के साथ जो है अगला लाएअमल जो है वो डिसाइड किया जाएगा। हम नहीं चाहते कि हम किसी किस्म का जो है कोर्ट्स को या किसी किस्म के जो है ऐसे इदारे को जो है मतलब अनफेयरली जो है उनके ऊपर कोई इस तरह की कोई बात हो। तो मैं ये समझती हूँ कि नैब पे है हम लोग को रिजर्वेशन के गवर्नमेंट जो है वो फुली इन्वॉल्व है इन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऑफ, तो उन आवाजों की वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं जो उनके अगेंस्ट जो है उनको उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं, या जो वो करप्शन कर रहे हैं उनको जो है वो रिवील करते हैं आवाम के सामने, उनको जो है आप देख रहे हैं कि बड़े तरीके से जो है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो कौमी असेंबली है या पंजाब असेंबली है, मुस्लिम लीग नून के पास और पीपल्स पार्टी अगर मुश्तरका तौर पर कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी एक पावरफुल तादाद बन जाती है, काफ़ी लोग उनके मेंबर्स मिलके बन जाते हैं, और दीगर जो छोटी जमातें हैं अपोजिशन की उनको भी अगर आप साथ मिला लें, तो क्या कहीं किसी सतह पर कोई राब्ता है कि अगर कोई फैसला आता है तो क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, पार्लिमानी सतह पर क्या करना है, दोनों मिलके तहरीक चलाएंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, या अलग अलग सोलो फ्लाइट्स करेंगे दोनों पार्टीज? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी जो है वो, मेरा ख्याल है मेरे से गिनती भी नहीं होती कितनी जो है वो उन्होंने पेशियां भुगत ली हैं नैब कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट का पैनामा का केस भी कितनी देर से चला है। तो हमारा तो जो है अब डिसीजन आने वाला है, और जो जरदारी साहब हैं उनको पे इल्जामात अभी लगना शुरू हुए हैं। तो देखिए अब उनकी कितनी पेशियां होती हैं और उनको किस चीज, ये जमहूरियत और इलेक्शन लड़ने की सजा इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मिलती है। तो मैं ये समझती हूँ कि देखें, अगर जमहूरी आवाजों को बंद कर दिया जाएगा तो फिर आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब तो फिर एक ही है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि डिक्टेटरशिप है। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का सियासी कैरियर अब खत्म हो गया है, तो आपके ख्याल से खत्म हो गया है? मैं यही तो कहती हूँ कि जी ये इनको डर है, इनको खौफ है, इनकी ख्वाहिश है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पॉलिटिकल करियर जो है वो
खत्म हो जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एक नाम नहीं है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल पार्टी है पूरी, ऊपर से उनकी एक लेगेसी है, ऊपर से उनकी एक हिस्ट्री है, उनके साथ उनके हजारों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो इमरान खान साहब के नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि जब इलेक्शन से पहले जब वो कैंपेन करते थे तो वो जो हजारों करोड़ों लोग थे वो पॉलिटिकल करियर एंड करने आए थे या पॉलिटिकल करियर में उनका साथ देने आए थे? तो वो जो आपने मीडिया पे दिखाया था कि हजारों करोड़ों लोग जो जलसों में आते थे वो मियां साहब की सपोर्ट है, वो सपोर्ट बेस है, वो खत्म नहीं हो सकती। चाहे अगर वो 10 साल बाद भी आएंगे या आए थे पिछली दफा तो वो सपोर्ट दोबारा वापस आ गई थी। अब वो चुप करके बैठी हुई थी घरों में क्योंकि डिक्टेटरशिप थी। लेकिन ये सपोर्ट जो होती है पॉलिटिकल लीडर्स की, ये एक ताहयात रहती है। अगर भुट्टो साहब की एक ताहयात किस्म की लीडरशिप थी और उनके फॉलोअर्स थे तो वो खत्म तो नहीं हो गए थे। अरे भुट्टो साहब ने तो फांसी का भुट्टो साहब को तो फांसी दे दी ना। मसला ये चौधरी साहब की तो पॉलिटिकल करियर तो शायद मायजा हमीद साहिबा, मसला ये है कि जब मरियम नवाज साहिबा मुतहर्रिक हुई थी तो उनका मवाजना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ किया गया था, जो कि मेरी नज़र में शायद मुनासिब बात नहीं थी। और ख़ुद मरियम नवाज साहिबा ने भी ये बात कही थी कि उनका मवाजना बेनज़ीर साहिबा के साथ ना किया जाए। इसी तरह भुट्टो साहब ने तो फांसी के फंदा झूल गए थे उस पर, और उन्होंने समझौता नहीं किया। बट मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर चले गए थे। नहीं, मुल्क से बाहर नहीं गए थे मियां साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया था। और दूसरी बात यह है कि अगर जब वापस आए और उन्होंने जो पेशियां भुगती हैं और कोर्ट के सामने वो पेश होते रहे हैं, ये शो करता है कि एक जमहूरी लीडर जो है वो ना कोर्ट से डरता है और ना फांसियों से डरता है। ये चीजें इमरान खान साहब कभी भी फेस नहीं कर सकते और वो भी दिन आएगा जब नैब इनके पीछे पड़ेगी और ये भाग रहे होंगे। चले देखते हैं, वो दिन आता ही नहीं आता। बस आखिर में मुझे ये फरमा दीजिएगा कि आपकी गुफ्तगू से ये मैं जो अखज़ कर रहा हूँ, मतलब वो ये है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून ने कोई वाज़ेह हिकमत अमली तैयार नहीं की है। पीर को जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ही कोई हिकमत अमली तैयार होगी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सड़कों पर एहतजाज करना है या पार्लिमानी सतह पर इन हाउस कोई उन्होंने एहतजाज करना है, ऐसी ही बात है। देखिए, इन हाउस तो हम एहतजाज करते रहते हैं। इन हाउस एहतजाज तो हमने तब भी किया था जब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट ने जो है तकरीर की थी, या इन हाउस एहतजाज और वॉकआउट तो हम अभी भी कर रहे हैं जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि जब तक फैसला नहीं आता, हम कोर्ट की जो ऑनरेबल कोर्ट है उसकी डिसीजन को जब तक हमें नहीं पता चलता हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो बाय लॉ जो है, अगर हम इसको जो है इसमें हम कह देंगे हमारा ये लायमल है वो लायमल है, तो ये वो लॉजिकल नहीं बनता जब तक फैसला सामने नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया मायजा हमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो उन्होंने गुफ्तगू की कि अभी तक उन्होंने कोई फ़ैसला ऐसा नहीं किया कि जो भी फैसला आएगा उसके बाद वो तय करेंगे कि क्या करना है। उनको उम्मीद है एहतसाब अदालत से और कि उनके साथ इंसाफ होगा। अब इंसाफ अगर होगा तो वो इंसाफ किसको कहेंगे कि अगर उनके हक़ में फ़ैसला हो तो वो इंसाफ होगा, या अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो तो उसको भी वो इंसाफ तस्लीम करेंगे, और अगर एहतजाज करेंगे तो वो किस नौइयत का होगा। अभी तक मुस्लिम लीग नून गालिबन इस चीज़ के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं कर सकी, कोई मामलात नहीं कर सकी। डील्स की बातें भी बैकडोर पे चल रही हैं। देखना ये है कि डील कोई होती भी है, और अगर होती है तो कौन किससे डील करता है, क्या डील होती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला होता है, हुकूमत क्या स्टेप्स लेती है। पीर के रोज़ जो फ़ैसला होता है उसके बाद मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला करती है, ये पीर के रोज़ ही गालिबन, जैसे मायजा हमीद साहिबा ने फरमाया, उसके बाद ही तय किया जाएगा। एक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो गालिबन कोई, जैसे मायजा हमीद साहिबा ने फरमाया अभी कुछ देर पहले,
कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली तैयार नहीं की गई। जो बात ये हो रही थी कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब से मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी होगी, उसकी भी तरदीद की जा चुकी है। मुस्लिम लीग नून अकेले परवाज़ करेगी या पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएगी? क्या पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अजहर सिद्दीक साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मामला अब हो रहा है जो सियासी तौर पर, तो ये तो अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने का बायस बन रहा है। अब अगर फैसला आ जाता है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो वो ये कहेंगे कि उनके खिलाफ फैसला आया है, इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ वो समझते हैं उसी सूरत होगा जब उनके हक में फैसला है। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं, प्रॉब्लम यहाँ पर यही है हमारे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जब अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम शुरू होना है, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जब शुरू होना है तो फिर ये यही कहना है सियासी जमातों ने यही कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी है। हालांकि ये जेहन में रख लीजिएगा, मौजूदा गवर्नमेंट ने आकर कोई ऐसा नया काम नहीं किया है। सारा जो कुछ हो रहा है ये पीछे ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, पहले सारी चीजें रिकॉर्ड पे आई थी, उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो रही है और लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। परेशान क्यों होती है इस हवाले से? क्या देखिए, बड़ी सीरियस सी बात है, ये तो एडमिटेड बात है ना कि एसेट बियॉन्ड मीन है, यानी अपना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की कुछ कहते थे हमारी सेंट्रल लंदन के पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, फिर वो ऊंटों पे खच्चरों पे लाद कर ले आए, तो खत ले आए, फिर कतरी खत आ गया। अब इसी तरह जरदारी साहब के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाए, आपने देख लिया न्यूयॉर्क के अंदर अब निकल आया सिरे महल का और हर चीजें रिकॉर्ड पे है। कम अज कम डिक्लेयर ही आदमी कर दे। शरीफ खानदान का मुझे अच्छी तरह याद है कि मियां शरीफ साहब ने 1998 में ये रिपोर्टेड जजमेंट है 9,58,211 रुपए इनकम टैक्स डिक्लेयर किया था। तो ये तो इट इज वेल रिटन ऑन दी वॉल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इससे पहले इस तरह का बेलाग एहतसाब नहीं हुआ जो मेरिट पे एहतसाब होता हो। पहले यकीनन कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही हो, लेकिन इस दफा जो एहतसाब हो रहा है वो मेरिट पे हो रहा है और बाकायदा देखिए मौका दिया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है एक्सप्लेन करें, आपको बताया जा रहा है कि चीजें बताएं, और ये इल्जामात लगाना कि कुछ सियासी बात है, सियासी इसमें कुछ नहीं है। एवरीबडी नोज कि यहाँ जो कहते थे कि एक ढेले की करप्शन है, यहाँ तो खरबों रुपए की करप्शन है। और 56 कंपनियां का अगर एसेट आप ले लें, पावर प्रोजेक्ट्स ले लें पंजाब के अंदर, अब तो सीटा के अंदर इतनी करप्शन आपके सामने आने वाली है। मैं जरा बात नहीं करता उसके, लेकिन आई डू हैव सर्टेन प्रूफ्स कि वहां पर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या क्या हुआ। फिर इसी तरह अगर आप सिंध के अंदर चले जाए, सिंध के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियां बनना, सड़कें बनना, आपने खुद देखा, चाइना कटिंग देख ला, नाजायज कब्जे देख लिए, फेक अकाउंट्स आपके सामने आ गए, फलूदे वाले का, वो रिक्शे वाले का। अब ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है ना। तो अगर इन चीजों को सबको सामने देखना तो लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। इसमें डरने की क्या बात है? देखिए मैं छोटी सी बात बताऊंगा, अगर आप छोटा सा देख लें, डॉक्टर आसिम हुसैन और शजील नाम सिंध के अंदर ये मामला चल रहे हैं और वो रिकॉर्ड पे सारी चीजें, मैं भी पेश हो रहा हूँ उसके अंदर, लेकिन वो चीजें सारी कानून के मुताबिक चल रही हैं। पंजाब के अंदर अगर पहली दफा ये काम शुरू हुआ है, इससे पहले पंजाब में इस तरह का एहतसाब हो ही नहीं सका है। कि होता क्या था कि अपनी मर्जी का चेयरमैन लगाना, अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर, अपनी मर्जी के ऑफिसर लगा के अपनी मर्जी का एहतसाब करना और अपनी मर्जी के जजेस से इंसाफ लेना। अब यहाँ है कि आपका एक्सेस कोई नहीं है, आपका यानी आप सिर्फ यही साल में हिसाब लगा लें इसका ही ना, फ्लैगशिप का और अल-अजीजिया का देख लें, कोई एक सबूत पेश कर सके। नवाज शरीफ साहब आज भी टाइम मांग रहे थे, उनके वकील के 1 हफ्ता टाइम दे दें। फिर 1.5-2 सालों से आपने तो कहा था सबूत देने, आपके सबूत रिकॉर्ड पे दे ही नहीं सके। आपने कोई सबूत दिया? आपके अपने सगे बच्चे थे, सगे बच्चे को मिन्नत तरलाई कर लेता है, तो गोली ट्रॉफी दे देता है कि आए बच्चे, मेरा तुम्हारा बाप मुसीबत में है, मुश्किल में है, सबूत दे दे। नॉन रेजिडेंट अपनी जगह होंगे, लेकिन हसन और हुसैन के नाम पर पाकिस्तान के अंदर शेयर होल्डिंग है। जब वो शेयर होल्डिंग कोई होगी तो दे आर बाउंड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। हो सकता है वो एग्जम्प्ट भी हो, उन्होंने यहाँ भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल की, तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए जस्टिफाई करना कि जो ओनरशिप है, अभी तो सिर्फ चंद ओनरशिप आई है आपके सामने। मैं तो बहुत पहले तो 26 से 30 के करीब ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड पे कह चुका हूँ। अभी तो चंद ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। अभी तो आपने पिछले दिनों कुलसूम नवाज के हवाले से भी ऑफशोर कंपनियों का पता कर लिया था। उसके बाद आपने अगर देखें कैप्टन सफदर का, मैं बता रहता हूँ, एयरपोर्ट के अंदर 5 ट्विन टावर्स है, वो कैप्टन सफदर के हैं। और वहां इंग्लैंड के अंदर अगर आप चले जाए, एवरीबडी नोज। अब ये बैठ के आप बहाने बनाना, ड्रामे करना, खुदारा इस कौम को आगे जाने दें।
अब कौम जिस सिमत पे जा रही है, हमें ऐसे लोगों, करप्ट लोगों से जान छुड़ानी है। हुक्मरानियां, अशराफिया में ईमानदार लोग आगे आए कि जिससे कारोबार आगे जाए और आपके ईमानदारी से यहाँ काम हो, टैक्स में चोरियां ना हो सके। यानी ये जो टैक्स में चोरियां होती थी, नाजायज कब्जे होते थे, अभी आप देख लीजिए कि लाहौर के अंदर कितने बड़े बड़े कब्जे छुड़ाए गए हैं, पूरे पंजाब के अंदर कब्जे कितने बड़े, और वो 50-50 साल पुराने कब्जे थे। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये भी तो मामला हो सकता है ना, जैसे आपने भी फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून को इस किस्म के एहतसाब की आदत रही नहीं, क्योंकि पहले तो कभी उनके साथ इस तरह हुआ ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है उनके साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जिन्होंने अपनी मर्जी से हैंड पिक करके पुलिस के डिपार्टमेंट ले ले, एफआई ले ले, नैब ले ले, एलडीए देख ले, यानी ये लोग तो हर जगह अपनी मर्जी से अपॉइंट करना, ट्रांसफर करना, पोस्टिंग करना। पहली दफा तो हुआ है कि उन्हें कुछ सरकारी अफसर पूछ रहे, वरना सरकारी अफसर दरबान बन के सामने बैठे होते थे। कभी किसी ने आज तक कुछ सवाल सामने आया था कि जाती उम्र के करीब 75 करोड़ की या 50 करोड़ की चार दीवारी बन गई, एक्सेस रोड स्पेशल बनाई गई, डेडिकेटेड गैस पाइपलाइन दी गई, डेडिकेटेड बिजली दी गई, डेडिकेटेड पानी लाइन दिया गया। यानी ये तो मजाक हो रहा है ना इस मुल्क के अंदर शहंशाहियत। अच्छा, क्या अजहर सिद्दीक साहब ये फरमाइएगा, कतई कलामी की माजरत, ये फरमाइएगा कि क्या आप भी ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी कैरियर अब खत्म हो चुका है, जैसे फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात अर्ज करूं, मैं एक बड़े अदब से बात अर्ज करूं, अब मौका आ गया है कि हमारे यहाँ करप्ट लोगों की गुंजाइश नहीं और ना होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपने 10 साल की जो पाबंदी लगाई है, जो करप्शन में जिनको सजाएं हो वो ताउम्र उन पर पाबंदी होनी चाहिए। मुझे खुद नजर नहीं आ रहा है उनका फ्यूचर। ना जरदारी साहब को बिलावल साहब रहे, अल्लाह ताला ने जिंदगी और सेहत दे, वो हैं सियासत के अंदर। नवाज शरीफ साहब का क्या, नवाज शरीफ साहब को देखिए दो चीजों पे कंप्रोमाइज किया, दीन पे भी और मुल्क के ऊपर भी। आपने देखा नहीं कुलभूषण जाधव के मामले में नरेंद्र मोदी से क्या ताल्लुक थे, सज्जन जिंदाल कहाँ आ गया था, और आपने अपना केस, यानी आपने तो अजमल साहब को पाकिस्तान के अंदर, यानी ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क के साथ नाइंसाफियां की हैं, उनका कोई गुंजाइश नहीं है अपने इस पाकिस्तान के अंदर। इस पाकिस्तान में ईमानदार और साफ लोग आगे आए। अगर वो साफ लोग आएंगे, साफ शफाफ लोग आएंगे, तो ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा। अब लोगों को अब इस दफा की टैक्स कलेक्शन देखिएगा कि लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाह रहे हैं। एमनेस्टी में प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हैं, आने वाले दौर में अब और डिक्लेयर करेंगे। और बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम वाइंड अप करना है। कल नाजरीन दोबारा नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में होंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।